हाय डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आने वाला दौर कंपटीशन का दौर है, आने वाला दौर मुकाबले का दौर है। हर वो शख्स जीतेगा, हर वो शख्स कामयाब होगा, हर वो शख्स सक्सेसफुल होगा जो मुकाबला करेगा। आपका कंपटीशन है आपके क्लास में मौजूद हर एक शागिर्द के साथ। जॉब करने वाले हर एक शख्स का कंपटीशन है अपनी सेम टाइप की जॉब करने वाले एम्प्लॉय के साथ। मार्केट्स के अंदर मौजूद तमाम शॉप्स का कंपटीशन है अपने साथ वाली शॉप्स के साथ। बच्चों का कंपटीशन है घर में मौजूद हर एक बच्चे के साथ। कैसा लगता है सुनने में, कैसा फील होता है? क्या कोई जंग जारी है? क्या कोई हम मुकाबला कर रहे हैं? क्या हम किसी से लड़ने जा रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे एजुकेशन के वक्त इंसान के 1 मिलियन स्पर्म जो रिलीज़ होते हैं उन सब में एक कंपटीशन जारी है और वही सक्सेसफुल होगा जो कि पहले ट्रैवल करके जाकर 1 तक पहुंचेगा और जायगोट बनाएगा। क्या हम सब में मुकाबला है? क्या हम किसी मुकाबले में हैं? हमने तो ज़िंदगी को ही जंग समझ लिया है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं। मेरे ख्याल में कुछ ऐसा पहले मुझे भी ऐसे ही लगता ऐसे था कि एक फील्ड के अंदर काम करने वाले तमाम शख्स जो हैं उन सब के बीच में एक कंपटीशन है, और जब कंपटीशन होता है तो जेलसी का एक फैक्टर भी मौजूद होता है जो कि इनएविटेबल है, लाजमी होगा। लेकिन जब मैंने गौर किया तो मुझे लगा ऐसे कि ऐसा तो नहीं है। लेकिन जब मैंने गौर किया तब मैंने देखा कि एक फील्ड में काम करने वाले शख्स एक दूसरे के साथ हंसी खुशी मिल रहे हैं, उनके बीच में कोई जेलसी का फैक्टर नहीं है और वो एक दूसरे को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। ये कोई कंपटीशन नहीं है, ये कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ पे मुकाबला है हमारे स्किल्स का। जिसके अंदर अच्छे स्किल्स मौजूद हैं, जिसके अंदर अच्छा पोटेंशियल मौजूद है, वही शख्स कामयाब होगा। कोई मुकाबला स्टूडेंट्स के बीच में नहीं है। हम कोई कंपटीशन नहीं करने जा रहे, हम किसी जॉब के अंदर किसी के साथ कंपटीशन नहीं करने जा रहे, हम किसी भी फील्ड में किसी के साथ कंपटीशन नहीं करने जा रहे। हमारा कंपटीशन है हमारे अंदर जो स्किल्स मौजूद हैं, हमने उनको तराशना है, उनको बेटर बनाना है। हर किसी शख्स के अंदर स्किल्स मौजूद होते हैं, हर किसी शख्स के अंदर पोटेंशियल मौजूद होता है, हर किसी शख्स के अंदर स्किल्स मौजूद होते हैं। अब मसला ये है कि कौन अपने स्किल के साथ अच्छा काम करने जा रहा है। जो अच्छा काम करेगा वही सक्सेसफुल होगा, और ऐसी कंडीशन में जो अच्छा काम कर रहा है उसे हमें वेल डन कहना चाहिए, उसे हमें ब्रावो कहना चाहिए। और जो शख्स कम मार्क्स लेकर आया है, जो इस टाइम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, हमें उसे बेटर लक नेक्स्ट टाइम कहना है। हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, स्टडी कोई कंपटीशन नहीं है, एजुकेशन कोई कंपटीशन नहीं है, बल्कि ये अपने अंदर मौजूद स्किल जो हैं उन्हें बेटर बनाना है ताकि हम आने वाली दुनिया को, आने वाले वक्त को अच्छा बना सकें। अपने पोटेंशियल के हिसाब से काम करें और अपनी एबिलिटीज़ को अच्छा बनाएं, अपने स्किल को अच्छा बनाएं। यही छोटी सी कहानी थी। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और आज हमारा टॉपिक है कि 9th क्लास की बायो का चैप्टर नंबर 4 जो कि है सेल एंड टिश्यूज़। और आज हम इसकी एक्सरसाइज और इसके पहले हिस्से MCQs को सॉल्व करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर है आपका 4 और सेल एंड टिश्यूज़, और इसकी एक्सरसाइज जो है उसके अंदर आज हम, और इसकी एक्सरसाइज में आज हम MCQs का पहला हिस्सा समझने जा रहे हैं। एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, और एक्सरसाइज में पहला सवाल है आपके पास, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई रेजोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में हाई रेजोल्यूशन का सबब क्या चीज़ है? आपके पास ऑप्शन है हाई मैग्नीफिकेशन, शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम, यूज हैवी मेटल्स स्ट्रेन, वेरी थिन सेक्शन। जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कोई चीज़ रख के देखते हैं तो उसकी जो रिजोल्यूशन है, रिजोल्यूशन का मतलब है किसी भी दो चीज़ों के बीच में क्लियरिफिकेशन। जो ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं, जो चीज़ हम देख रहे हैं, जो स्पेसिमेन हम देख रहे हैं, वो कितना क्लियर है, उसे हम रिजोल्यूशन कहते हैं। और दूसरा जो है माइक्रोस्कोप की जब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, माइक्रोस्कोप जब हम पढ़ते हैं तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं मैग्नीफिकेशन और रिजोल्यूशन में। मैग्नीफिकेशन का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट को जूम करके, बड़ा करके, इनलार्ज करके देखना। अब जब आप इनलार्ज करते हैं तो अगर माइक्रोस्कोप की क्वालिटी अच्छी होगी तो वो पिक्चर आपको क्लियर दिखेगा। इनलार्ज करना
इज मैग्निफिकेशन, और किसी भी चीज़ को क्लियर करना ये रेजोल्यूशन कहलाता है। तो यहाँ पे जो सवाल है कि अच्छी रेजोल्यूशन का रिस्पॉन्सिबल क्या है, और अच्छी रेजोल्यूशन का रिस्पॉन्सिबल यकीनन जो लाइट जो उस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है वो हमें चीज़ें क्लियर दिखाती है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है, शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बीम। अब देखें जो स्पेसिमेन हम देखने जा रहे हैं, मिसाल के तौर पे ये एक ऑब्जेक्ट है जिसे हम देखने जा रहे हैं। अब जो लाइट के वेव्स होती हैं उनकी वेवलेंथ बड़ी होती है, और वो जो है बड़ी वेवलेंथ सिर्फ एक ही वेवलेंथ जो है, एक ही रे जो है लाइट का ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट हमें क्लियर नहीं दिख पाता। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की जो बीम होती हैं, जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ही छोटी होती है, और इस ये वेवलेंथ की वजह से बहुत सारे वेव्स जो हैं, बहुत सारे रेज ऑफ लाइट जो इस ऑब्जेक्ट की ऊपर पड़ते हैं और हमें हर एक चीज़ क्लियर दिखाती है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। तो शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बीम जो है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका सही जवाब बी में पड़ा हुआ है। शॉर्ट वेवलेंथ इज अ रीजन ऑफ रेजोल्यूशन या क्लियर पिक्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर एमसीक्यूज नंबर 2 पे चलते हैं, जो कि है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है? सेल के अंदर आपने दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़े हैं, एक हैं रफ, दूसरे हैं स्मूथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिनके ऊपर राइबोसोम्स के ग्रेन अटैच होते हैं, और इनका फंक्शन क्या है? देखिए राइबोसोम्स को आप दूसरे नाम से क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। तो प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं। तो राइबोसोम्स जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच है वो राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं और फिर देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, ताकि वो उनको फर्दर प्रोसेसिंग में आगे चलाए। तो द फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑप्शन में एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन किसका फंक्शन होता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। देखें आपका इसके लेवल कितना है। सिंथेटिक सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड्स, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है। और डी ऑप्शन आपके पास पड़ा हुआ है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। डी इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका डी करेक्ट ऑप्शन है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज द फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, विच स्टेटमेंट इज अबाउट फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज करेक्ट। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो सेल मेम्ब्रेन का एक मॉडल है जो कि हमें ये बताता है कि सेल मेम्ब्रेन कैसी दिखती है। सेल मेम्ब्रेन जो है एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपको ये दिखाता है कि ये मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर प्रोटीन्स फ्लोट कर रहे हैं, जैसे जो है आइसबर्ग इन द सी या पानी के अंदर बर्फ़ के टुकड़े तैर रहे होते हैं। ऐसे जो है मॉडल बनाया गया, जो कि बनाया था 2 अमेरिकन साइंटिस्ट ने, सिंगर एंड निकलसन ने बनाया था। अब कौन सी स्टेटमेंट इस मॉडल को करेक्ट बताती है? लेस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मोर द फ्लूइड नेचर। लेस अनसैचुरेटेड, कम अनसैचुरेटेड होगी, यानी अगर सैचुरेशन उसकी कम है तो फिर उसकी फ्लूइड जो नेचर होगी। नहीं, ये गलत है। स्टेटमेंट नंबर बी जो है, मोर अनसैचुरेटेड द फैटी एसिड। जितने अनसैचुरेटेड कम होंगे फैटी एसिड, जितनी उनकी जो अंदर एबिलिटी होगी दूसरी चीज़ों को ज़्यादा रिजॉल्व करने की, द मोर विल बी फ्लूइड नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। दिस इज द करेक्ट, दिस लुक्स करेक्ट स्टेटमेंट। सो बी जो है यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका बी करेक्ट ऑप्शन है। मोर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जितने मोर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जितने अनसैचुरेटेड ज़्यादा होंगे उतना उसका फ्लूइड नेचर ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, विच प्रोसेस अलाउज मूवमेंट इन एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। सेल के अंदर चीज़ों को मूवमेंट जो है कौन सा प्रोसेस अलाउ करता है? ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। 3 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास कि डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सिर्फ एक ओनली, सिर्फ ऑस्मोसिस है, 1 2 ऑस्मोसिस डिफ्यूजन ओनली, एंड 2 and 3 ओनली, 1 2 3 ओनली। सेल के इन एंड आउटसाइड मूवमेंट। अब ऑस्मोसिस क्या है? पानी का मूव करके जाना। हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक कंडीशन आपको जहाँ याद आ रहे होंगे, जहन में आ रहे होंगे, ये वो कंडीशन है जिसमें पानी सेल के अंदर और बाहर जा रहा होता है, ये भी इन एंड आउट मूवमेंट करवाता है। डिफ्यूजन चीज़ों का हाई कंसनट्रेशन से कम कंसनट्रेशन की तरफ ट्रैवल करके जाना, ये भी जो है सेल के इन एंड आउट हो सकता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है? चीज़ें लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन की तरफ जाती हैं, लेकिन इसमें एनर्जी कंज्यूम होती है। ये तीनों ऑप्शन जो हैं क्वेश्चन नंबर 4 के करेक्ट है, और डी में जो है 1 2 and 3 ऑप्शन पड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है सही जवाब जो है वो डी होगा, क्योंकि तीनों ऑप्शन जो है करेक्ट हैं। तीनों जो मेथड्स हैं उनमें सेल के इन एंड आउटसाइड मूवमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 4 पे 4 हो चुका है, यस 4 हो चुका है। 5 पे चलते हैं, जो कि है ऑल आर पोस्टुलेट्स ऑफ द सेल थ्योरी एक्सेप्ट। सेल थ्योरी जो है
अब सेल थ्योरी पे मैं एक अलग सेपरेट टॉपिक बनाना चाहता था, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया है। सेल थ्योरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इसकी शॉर्ट डेफिनेशंस में ये क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी की 4 पॉइंट्स हैं और सेल थ्योरी जो है वो 3 साइंटिस्ट ने बनाई थी। रुडोल्फ वर्च्यू ने बनाई थी, शेल्डन ने बनाई थी और थेडोर शिवोन ने बनाई थी। ये सेल थ्योरी इन 3 साइंटिस्ट से मिलकर बनाई थी और ये डिस्क्राइब करते हैं कि सेल है क्या। सबसे पहली पॉइंट इसकी है कि सेल जो है इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरी इसकी पॉइंट है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल्स। तीसरी पॉइंट है कि ऑल द सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और चौथी पॉइंट जो है वो है एवरी सेल कंटेन हेरिडिटरी मटेरियल chromosomes inside the nucleus which are responsible for the transformation of characters from parents to offspring। ये 4 पॉइंट्स हैं जो कि सेल थ्योरी की पॉइंट्स हैं जो कि डिफाइन करती हैं कि सेल है क्या। यहाँ पे 4 असेसमेंट दी गई हैं और उनमें से एक गलत है सेल थ्योरी के बारे में। पहली है द न्यू सेल इज ड्राइव्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, है पॉइंट सही है। सेल डज नॉट कंटेन द हेरिडिटरी मटेरियल, ये तो पहली। दूसरी पॉइंट गलत होगी, बाकी दोनों पॉइंट्स करेक्ट हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स एंड सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सो ऑल पॉइंट्स आर करेक्ट विदाउट द ऑप्शन बी। सो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसके अंदर बी जो है सेल डज नॉट कंटेन हेरिडिटरी मटेरियल, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज सेल कंटेन हेरिडिटरी मटेरियल विच इज फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस एंड हेरिडिटरी मटेरियल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? For the transformation of characters from parents to offspring, because it contains the biological codes, it carries the biological codes of life which are transmitted from parents to offspring and develop the characters in the offspring. Got it? We move to the next question and that is question number 6. Secondary cell wall is made up of. As you know, the cell has plant cell, especially plant cell, bacterial cell and fungal cell have cell wall outside their body. Now the question here is secondary wall is made up of pectin and cellulose? No. Cellulose and protein? No. Cellulose and lignin? Lignin and pectin. Cellulose and lignin. Secondary wall is made up of cellulose and lignin. So यहाँ पे जो सेलुलोज एंड लिग्निन ऑप्शन मौजूद है वो मौजूद है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 6 के सी में। द सेकेंडरी वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड लिग्निन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है सिलेक्ट द ऑड वन। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 3 मैचिंग होंगे और एक जो है वो मैचिंग नहीं होगा। ऑप्शन है आपके पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन अभी बता चुका हूँ मैं आपको, movement of molecules from higher concentration to lower concentration. Facilitated diffusion means movement of molecules in which there are proteins, specific permeable proteins allow the movement in and outside of the cell. No energy is consumed. In the diffusion, no energy is consumed. Osmosis is movement of water from in and outside of the cell. No energy is consumed. ए ऑप्शन जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें एनर्जी कंज्यूम होती है। सो दिस इज द डिफरेंट ऑप्शन हेयर। सो क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका सही जवाब जो होगा वो होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट ए, बिकॉज दिस इज डिफरेंट इन ऑल 4 ऑप्शंस। द 3 ऑप्शन बी, सी एंड डी आर द ऑप्शन इन विच द मूवमेंट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, वाइल द फर्स्ट जो ऑप्शन जो है इसमें एनर्जी कंज्यूम होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। सो ए इज ओड वन हेयर। We move to the next question, that is question number 8. Trace the correct pathway of protein produced from protein factory. प्रोटीन का पाथवे बताएं। अब प्रोटीन कहाँ पे बनते हैं? राइबोसोम्स के अंदर बनते हैं। राइबोसोम्स जो हैं उसके 3 अक़साम हैं हमारे सेल के अंदर, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। राइबोसोमल आरएनए जो है वो प्रोटीन बनाते हैं और राइबोसोम्स जो हैं कहाँ पे मौजूद हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, और फिर जो है प्रोटीन वो बना के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देते हैं, फिर मेम्ब्रेन के अंदर होते हुए जब बाहर आते हैं गोल्जी बॉडीज़ उनकी पैकिंग करते हैं, उसके बाद वो जाकर सेल के साइटोप्लाज्म में आते हैं, कुछ लाइसोसोम के आते हैं, कुछ सेल के बाहर चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो आपके पास रास्ते दिखाए गए हैं प्रोटीन के, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम। पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा, पहले राइबोसोम्स बनाते हैं प्रोटीन, बी में राइबोसोम, फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी एंड लाइसोसोम। यस, दिस इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है। Proteins are made by ribosomes, then they are transferred to the endoplasmic reticulum where they are transferred to the Golgi bodies for the packing. We move to the next question and that is question number 9. Cell organelle found in animal cell and help in intracellular digestion. Cell के अंदर digestion में कौन सा organelle help करता है?
आप सबको पता है लाइसोसोम, क्योंकि हम जो डाइजेशन के लिए दवाइयाँ खाते हैं उनके अंदर भी लाइसिन होता है। लाइसोवेट आपने देखी होगी, पी भी होगी। लाइसोवेट जो है खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है, क्योंकि इसके अंदर लाइसिन जो है डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो कि खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ब्रेक करने में हेल्प करता है। इसको हथौड़ा भी बोलते हैं क्योंकि ये खाने को ब्रेक करने में हेल्प करता है। सो लाइसोसोम यहाँ पे यकीनन मौजूद होगा, और यस लाइसोसोम जो मौजूद है ऑप्शन नंबर ए में, लाइसोसोम हेल्प इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। सेलेक्ट द मिसमैच। फिर मिसमैच आ गया, अब मिसमैच मैच करवाना है। प्लास्टिड्स स्टोरेज ऑफ केमिकल्स, सेंट्रियोल्स हेल्प इन सेल डिवीजन करते हैं, राइट। राइबोसोम्स सिंथेसिस स्टेरॉइड, माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज एटीपी, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी सिंथेसाइज करते हैं क्योंकि यहाँ पे फूड ब्रेकिंग होती है, एटीपी रिलीज होती है। और प्लास्टिड्स जो हैं स्टोरेज ऑफ केमिकल्स, इसके अंदर केमिकल्स होते हैं जो कि लाइट एनर्जी ट्रैप करते हैं। सेंट्रियोल्स सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। राइबोसोम सिंथेसिस ऑफ स्टीरॉइड्स, नो, स्टीरॉइड्स जो हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं, जबकि कौन से वाले, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है सीओएस बनाते हैं। राइबोसोम जो हैं वो बनाते हैं प्रोटीन। सो प्रोटीन जो है, सी जो है मिसमैच्ड है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका सी जो है, सी है ना, यस, सी जो है मिसमैच्ड है। राइबोसोम्स डू नॉट मेक स्टीरॉइड्स। सो क्लियर, एमसीक्यूज यहाँ तक क्लियर है। अगर अच्छा लगा है टॉपिक तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। बाय बाय।